Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 18th of September 2020 Friday. Inspiration of the day is the key to success is to start before you are ready. And in today's discussion we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Center may spurn demand for GST cut on automobiles. जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले कई सारे वीडियो लेक्चर्स में कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कट द जीएसटी रेट ऑन ऑटोमोबाइल्स। और क्यों जीएसटी रेट कट की डिमांड कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर? क्योंकि बेसिकली हमको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक से पहले भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशनरी कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी। कोविड-19 ने उस रिसेशनरी कंडीशंस को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया। इवन कई बार तो ये भी न्यूज़ है कि कुछ फेमस ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं वो इंडिया से अपना इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर अमंग ऑल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो बहुत सारी डिमांड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से टॉप मैनेजमेंट जो हैं डिफरेंट ऑटोमोबाइल कंपनी से they were actually requesting government to cut the GST so that demand can be boosted during this pandemic situation. तो इन सारी रिक्वेस्ट को स्पर्न करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस ने क्लियरली इंडिकेट किया है दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू डिक्रीज द जीएसटी रेट फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी जो जीएसटी रेट प्रिवेल कर रहा है इस समय इंडिया में दैट इज़ फार लोअर देन द प्री जीएसटी रेजिम ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड वैट टैक्स। तो गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि जो इस समय जीएसटी रेट प्रिवेल कर रहा है, जो भी स्लैब्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जीएसटी में, वो पिछले या पुराने ओल्ड टैक्स रेजीम के कंपैरिजन में बहुत कम है, ऑलरेडी बहुत लोअर है। और इसके बाद उनमें और रेट करना इज़ नॉट फीजिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंस्टेड ऑफ आस्किंग to cut the GST rate, Government of India or the Finance Ministry is saying that industry should ask their parent companies abroad for making a substantial cut into the royalty payments that they are actually paying to their parent holdings across the border. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि रादर देन आस्किंग गवर्नमेंट कि आप गवर्नमेंट से जीएसटी कट के लिए बोल रहे हैं जो कि पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोअर है, कंपनीज़ को अपने खुद के रिवेन्यू मॉडल में चेंज करना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द रॉयल्टी पेमेंट। रॉयल्टी पेमेंट्स मीन्स is the amount of revenue that generally auto companies like Maruti Suzuki, Toyota, Kirloskar, Hyundai, auto component makers pay to their parents for obtaining technical assistance or technical know-how. Basically जो बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज़ हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं, जो बेसिकली जहाँ पर बाहर की कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ ने जॉइंट वेंचर किया है, उन सारी कंपनीज़ में रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल का एक फॉर्म होता है जिसमें जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं जस्ट लाइक मारुति सुजुकी, टोयोटा, हुंडई, दे ऑल पे सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट टू देयर पेरेंट कंपनीज फॉर व्हाट? फॉर शेयरिंग देयर टेक्निकल असिस्टेंस, फॉर शेयरिंग देयर टेक्निकल नो हाउ, मीन्स अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने, उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए या टेक्निकल नो हाउ शेयर करने के लिए इंडियन कंपनीज रॉयल्टी पे करती हैं जो उनकी पेरेंट कंपनीज हैं अब्रॉड में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि दैट रॉयल्टी इज़ अ वेरी hefty अमाउंट एंड इफ ऑटोमोबाइल कंपनीज रियली वांट टू स्पर द डिमांड, बूस्ट द डिमांड, दे शुड गो फॉर द रॉयल्टी कट्स। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो फैक्ट्स हैं एक्चुअली जो मीडिया में रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, शो किए जा रहे हैं, वो टोटली अपोजिट है। जीएसटी रेट्स जो अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रिवेल कर रहा है दैट इज़ फार लोअर देन द ओल्ड टैक्स रेजिम दैट इज़ वैट एंड एक्साइज ड्यूटी। जबकि मीडिया में कहा जा रहा है कि जो वैट एंड एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स रेजिम था उस ड्यूरेशन में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो टैक्स लगता था दैट वाज फार लोअर देन द जीएसटी। बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जीएसटी के जो रेट्स हैं वो ओल्ड टैक्स रेजिम के रेट से बहुत ज़्यादा लो हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि मीडिया में फॉल्सिफिकेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा रही है और इफ़ ऑटोमोबाइल सेक्टर रियली वांट्स टू इंक्रीज द डिमांड और रियली वांट्स टू बूस्ट देयर सेक्टर और रिवाइव देयर सेक्टर, these companies should cut royalty payments to their parent abroad.
स्टूडेंट अगर हम बात करें, जितने भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, टोयोटा किर्लोस्कर हो या हुंडई, जैसे जितने भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं जहाँ पर बाहर की कंपनीज ने आकर इंडिया में इंडियन की कंपनी से हाथ मिलाए जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया है, तो इस केस में जो इंडियन कंपनीज हैं वो फॉरेनर कंपनीज को, जो जैसे कि मारुति सुजुकी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मारुति सुजुकी के केस में सुजुकी को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए इंडिया की जो मारुति सुजुकी सब्सिडरी है उससे रॉयल्टी पेमेंट जाता है। इंडिया में जब 1991 में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश हुए थे, और जॉइंट वेंचर का पर्पस यही था, जो फॉरेन कंपनीज थी वो इंडिया में आ रही थी इन ऑर्डर टू गेट द मार्केट एक्सेस। जो इंडियन कंपनीज जॉइंट वेंचर कर रही थी उनका ये मोटिव था कि जो बाहर की टेक्नोलॉजी है, अप टू डेट टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसका एक्सेस उनको मिले। फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनी से टेक्निकल नो हाउ शेयर करें, जिसके तहत दोनों ही जॉइंट वेंचर की कंपनीज को फ़ायदा होता था। तो रॉयल्टी इसको हम बोलते हैं, जो टेक्निकल नो हाउ की शेयरिंग के एवरेज में इंडियन कंपनीज अपनी अब्रॉड पेरेंट फर्म को जो पेमेंट करती हैं, रेवेन्यू शेयर करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रॉयल्टी। अगर हम देखें मारुति सुजुकी, जो बेसिकली सुजुकी मोटर जापान की कंपनी को रॉयल्टी पे करती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5.3% का रॉयल्टी पे करती है। इसी तरह टोयोटा किर्लोस्कर 7.7% का, बॉश 1.8% का revenue share करती हैं in terms of royalty payment. And if we talk about the GST rate and the total applied duty, so we can see that passenger vehicle में 1% का सेस होता है, और अब जो ड्यूटी होती है एक्चुअली एप्लीकेबल दैट इज़ 29%। इसी तरह अलग अलग सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल, मिड साइज पीवी, एसयूवी, हाइब्रिड व्हीकल, इन सब में एक लार्ज अमाउंट का जो पोर्शन है दैट गोज एज अ ड्यूटी और अ टैक्स फॉर्म। और इसी सेगमेंट को लेकर के जो ऑटोमोबाइल कंपनी से दे वर डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जो जीएसटी रेट्स हैं, और जो इस समय सारा जीएसटी रेट और ड्यूटी सब मिलाकर, टैक्स से मिलाकर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है ऑटोमोबाइल सेक्टर को। और इस पैंडमिक की सिचुएशन में, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑलरेडी अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस की स्टेज में है, तो उस सिचुएशन में इस तरह की ड्यूटीज़ डिमांड को और डिग्रेड कर रही हैं, जिसके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर ने डिमांड करी थी या रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इन जो ड्यूटीज़ हैं, टैक्स स्ट्रक्चर हैं, स्पेशली जीएसटी, उनको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, जिससे कि रूरल डिमांड भी बूस्ट करी जाए। हालांकि इन सारे पॉइंट्स को गवर्नमेंट ने नेगेट कर दिया है, एंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू cut the GST rate further. If companies really want to boost up their sale, they should go for royalty cut. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5, एडवांस टैक्स मॉप-अप डिक्लाइन 25%. So advance tax collection from top jurisdictions have fallen by around 25% on an average. And if you remember, we have already discussed about this advanced tax collection into our previous videos, where I have discussed that Bengaluru has topped the advanced tax collection ranking and actually has shown growth in terms of advanced tax collection contrary to other top jurisdiction. If you have remember, we have already discussed, but this news is all about the contraction in terms of advanced tax collection fall, and this is the quite good indicator for economy. So advanced tax collection from top jurisdictions have fallen around 25% on an average, as against about 40% decline seen in the first quarter. तो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 40% का डिक्लाइन देखा गया था एडवांस टैक्स कलेक्शन में, जो कि इस पर्टिकुलर मंथ में डिक्रीज होकर के 25% तक आ गया है. इट मीन्स द फॉल इनटू द एडवांस टैक्स कलेक्शन इज ऑल्सो contracting, and this indicating the optimism on the earning of the corporate houses as the economy is gradually reopening and recovering from the lockdown. तो जैसे जैसे एडवांस टैक्स कलेक्शन में ये फॉल देखने को मिल रहा है, जो फॉल है इसको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है फ्रॉम द लॉकडाउन. क्योंकि पहले क्वार्टर में 41% का डिक्लाइन देखा गया था इन टर्म्स ऑफ एडवांस टैक्स कलेक्शन, और इस मंथ में 25% केवल 25% का डिक्लाइन देखा गया है. दैट इज़ फार लेस देन 40%. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अब कॉर्पोरेट हाउसेस में की अर्निंग्स इम्प्रूव हो रही है, उनकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ रही. दे आर नाउ ऑपरेटिंग विद देयर फुल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी. अगर हम क्वांटम्स की बात करें, द ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आफ्टर द एडवांस टैक्स पेमेंट स्टूड एट 3.28 trillion, डाउन टू 25% फ्रॉम द लास्ट ईयर, दैट इज 4.4 trillion.
और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, if you remember we have discussed that while Bangalore was the only top jurisdiction that has shown 10% growth till a couple of days ago, and 18% decline in advance tax MOP dragged overall direct tax growth in the city to just over 1%। तो एडवांस टैक्स कलेक्शन के केस में बेंगलुरु एक ऐसा जुरिडिक्शन था जिसमें 10% का ग्रोथ देखा गया था एडवांस टैक्स कलेक्शन में, बट एक्चुअली जो ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था उसमें केवल 1% की ग्रोथ देखी गई थी। तो बैंगलोर ने तो कुछ ग्रोथ रजिस्टर करी थी और टॉप पोजीशन एक्वायर करी थी। अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर जो अदर टॉप जुरिडिक्शंस थे जहाँ पर मैक्सिमम एडवांस टैक्स कलेक्शन आता है, उन सब ने निगेटिव ग्रोथ रजिस्टर करी थी इन टर्म्स ऑफ direct tax collection as well as advanced tax collection. So nevertheless, the IT city was the only jurisdiction that shows growth in terms of net direct tax collection into the quarter 4 of the financial year 21. तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एडवांस टैक्स कलेक्शन क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तो हम सभी को पता है कि जो डायरेक्टली लेवी किया जाता है ऑन इनकम और द प्रॉफिट ऑफ द पर्सन हु डायरेक्टली पेड। मीन डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मीन्स जो जिसकी इनकम है, जिसने प्रॉफिट अर्न किया है, वो ही उसका पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, द टैक्स विच आर एक्चुअली लेविड ऑन इंडिविजुअल इनडायरेक्टली, और उसका बर्डन जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे इंडिविजुअल तक। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं वो जो टैक्स पे करेंगी उसका बर्डन वो होलसेलर्स पर या डिस्ट्रीब्यूटर पर डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर जो टैक्स पे करेगा उसका बर्डन वो रिटेलर्स पर डालेगा, जो रिटेलर्स टैक्स पे करेंगे उसका वो एक्चुअली उसका पेमेंट वो कस्टमर से लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेजिम फॉर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज जीएसटी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो पता है सबको, बहुत कॉमन क्लासिफिकेशन है। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हों व्हाट इज एडवांस टैक्स कलेक्शन। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जैसे कि नाम से हमको दिख रहा है एडवांस टैक्स कलेक्शन, इसका मतलब सीधा है कि इंडिविजुअल एंटिटी इसमें एडवांस ही अपना टैक्स पे कर देती है, पहले ही अपना टैक्स पे कर देती है बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही अपना टैक्स पेमेंट कर देती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पे एज यू अर्न स्कीम। जनरली होता क्या है, जितने भी फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं, जो टैक्सेबल एंटिटीज होती हैं, दे पे देयर टैक्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। बट अंडर एडवांस टैक्स कलेक्शन प्रोविजन, individual pay a part of their taxes before the end of financial year and helping ourselves by not finding it hard to pay the whole tax at a one go at the end of financial year। क्योंकि लास्ट के फाइनेंशियल मंथ में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उस समय इकट्ठा या कलेक्शन पे करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, कई बार बहुत हार्डशिप हो जाती है उसमें। तो इसलिए जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती हैं, जो टैक्सेबल एंटिटीज़ होती हैं, वो अपना टैक्स पहले ही पे कर देती हैं, अपना इनकम टैक्स पहले ही पे कर देती हैं। ऐसे इसका नाम भी एक और है, पे एज यू अर्न। जो एंटिटीज़ होती हैं वो वेट करें कि लास्ट मार्च मंथ आए तब उसमें सारा टैक्स कलेक्टिवली पे करें, उससे पहले ही वो अपना टैक्स पे कर देते, जिससे कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट मंथ होगा उसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप ना हो, बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। So by paying in advance, actually individual entity help the government as well as the yourself। क्यों पे करते हैं? डेफिनेटली कि इंडिविजुअल के लिए क्या फ़ायदा होता है? इंडिविजुअल के लिए फ़ायदा होता है कि उसको इकट्ठे सारा पेमेंट मार्च के महीने में नहीं करना पड़ता, वो इंस्टॉलमेंट में अपना पेमेंट करता है। एडवांस टैक्स कलेक्शन में कुछ स्लैब्स बना दिया था कि 15% आपको इस डेट तक पे करना है, 15% इस पर्टिकुलर मंथ तक पे करना है, 15% इस पर्टिकुलर मंथ तक पे करना है। दैट डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। तो बेसिकली एडवांस टैक्स पेमेंट इसीलिए किया था कि जो इंडिविजुअल्स एंटिटीज़ होती हैं उन पर बहुत हार्डशिप ना आए एकदम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में, और वो थोड़ा कैलकुलेटिव रहे। गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा होता है? गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स ले लेते, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट को पहले रिवेन्यू इन हैंड मिल जाता है। दूसरा, जो एडवांस टैक्स कलेक्शन होता है दैट इज़ अ इंडिकेटिव ऑफ द फाइनल टैक्स कलेक्शन, कि एक्चुअली अगर एडवांस टैक्स इतना आया है तो गवर्नमेंट या जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, बैंक्स होते हैं, दे कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल टैक्स कलेक्शन
is which in turn tells about the direct tax collection amount कि अभी अगर एडवांस टैक्स इतना आया है तो हो सकता है आगे आने वाले मंथ में या लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक गवर्नमेंट को इतना अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो। तो पहले से ही वो प्रेडिक्शन लगा लेते हैं। अगर पहले से ही प्रेडिक्शन लग जाता तो गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल कंपनीज को, बैंक्स को, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट को, इन सबको फोरकास्ट करने में, अपनी प्लानिंग पॉलिसीज़ को बनाने में ज़्यादा हेल्प मिलती है, ज़्यादा एक्यूरेटली वो पॉलिसीज़ बनती है। क्यों? क्योंकि एडवांस टैक्स कलेक्शन वर्क एज अ इंडिकेटर ऑफ द final tax collection. So this indicator are also good for bank and financial companies as the number help in predicting the liquidity requirement. कितनी liquidity होगी, कितनी liquidity requirement होगी, उसके according जो banks होते हैं, financial companies होते हैं, वो अपने credit policy को, अपनी RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी को अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। दैट विल बी मोर एक्यूरेट। स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के लिए क्या हेल्प होती है एडवांस टैक्स पेमेंट कलेक्शन के डेटा से? स्टॉक मार्केट एनालिस्ट मॉनिटर इट टू फोकस द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी एंड द इकोनॉमिस्ट स्कैन इट टू मैप अप द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एनी नेशन। तो इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज एडवांस टैक्स कलेक्शन का डेटा बहुत ज़्यादा वॉचफुल रखती हैं। इसीलिए हम न्यूज़पेपर में भी बार बार एडवांस टैक्स कलेक्शन की न्यूज़ का कवरेज देखते थे। बैंगलोर ने टॉप किया था इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ द कलेक्शन, और इस बार क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फॉल कर रहा है तो इस बार भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया। बिकॉज दिस एडवांस टैक्स कलेक्शन इज अ इंडिकेटर, बहुत सिंपल लाइन में बोले, इट्स अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड वी कैन से दिस इज द टोटल एडवांस टैक्स कलेक्शन for top jurisdictions: Mumbai, Bengaluru, Delhi, Chennai, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, Chennai and Kolkata। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2021 में कितना कलेक्शन रहा, किसमें कितना फॉल देखने को मिला, तो हम क्लियरली देख सकते हैं केवल बेंगलुरु एक ऐसा जुरिडिक्शन है जहां पर टैक्स कलेक्शन में 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, सब में जो ग्रोथ है टैक्स कलेक्शन है दैट इज नेगेटिव। तो चाहे वो एडवांस टैक्स हो, चाहे वो नेट डायरेक्ट टैक्स हो, तो एडवांस टैक्स अगर नेगेटिव रहा है इन सारे जुरिडिक्शन में तो क्लियर इंडिकेशन था पहले ही गवर्नमेंट के पास, ये जो टॉप जुरिडिक्शन है जहाँ से टैक्स आता है उनमें नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी नेगेटिव ही रहेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। इन आउटराइट OMO RBI टू बाई 10,000 करोड़ ऑफ बॉन्ड्स। तो 26 मार्च के बाद RBI पहली बार आउटराइट परचेज करने जा रही है 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स का फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। तो कल RBI ने अनाउंस किया दैट RBI इज गोइंग टू परचेज द अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ ऑफ बॉन्ड्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट ऑन September 24। अभी तक RBI क्या कर रहा था? अभी तक RBI वॉज डूइंग द ऑपरेशन ट्विस्ट, और जैसा हम सबको पता है, हमने कई बार डिस्कस किया है, व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट? ऑपरेशन ट्विस्ट इज द प्रैक्टिस इन विच सेंट्रल बैंक साइमल्टेनियसली बाई or sell the equal amount of bond with an intention to keep the operational liquidity at neutral। ऑपरेशन ट्विस्ट में शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीदती है, बेचती है या वाइस वर्सा करती है RBI इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉन्ड यील्ड, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरेस्ट रेट, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑपरेशनल लिक्विडिटी एट अ न्यूट्रल पॉइंट। तो उसे ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं। September 24 को क्या करने वाली है RBI? September 24 को RBI बाइंग और सेलिंग नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ परचेज करेगी, दैट इज ओनली बाइंग। अगर बाइंग एंड सेलिंग साथ में होती है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट, जिसमें RBI का बेसिक पर्पस ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल करे या वो एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रहे, जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसको चीप अमाउंट में बोरोइंग या फंडिंग मिल जाए, देन ओनली RBI गो फॉर ऑपरेशन ट्विस्ट। बट सितंबर को RBI स्ट्रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन पे जा रही, दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी। अब इसकी मीनिंग क्या है कि RBI 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, RBI क्यों ऐसा कर रही है? अगर आपको याद हो तो हमने रिसेंटली
रिसेंटली इन्फ्लेशन की न्यूज़ डिस्कस करी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है और कोर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है या रिटेल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, जिसमें हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी बताया था कि आरबीआई के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करे, क्योंकि लिक्विडिटी जैसे ही आरबीआई इन्फ्यूज़ करेगी वैसे ही इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे हैं, डिमांड मार्केट में है नहीं, तो अब आरबीआई को लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिवाइव द ग्रोथ। अगर पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, मार्केट में मनी नहीं होगा, तो डिमांड स्पर नहीं करेगी, और डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी तो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी, रिवाइव नहीं कर पाएगी, या इंडियन इकोनॉमी का जो रिवाइवल है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो फाइनली आरबीआई ने एक रिस्की अप्रोच अडॉप्ट किया है। देन आरबीआई इज गोइंग टू परचेज द 10,000 करोड़ रुपीस बॉन्ड। अब आरबीआई अगर बॉन्ड परचेज कर रही है सेकेंडरी मार्केट से ऑन सितंबर 24, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आरबीआई बॉन्ड परचेज करेगी। बॉन्ड मतलब हम सीधे कह सकते हैं कागज़ का टुकड़ा जो एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है, और उसके फॉर्म में आरबीआई उनको, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मनी देगी, करेंसी देगी फॉर परचेजिंग देयर बॉन्ड्स। जो बॉन्ड आरबीआई के हैं या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको आरबीआई अब वापस लेगी और उसके फॉर्म में उनको मनी देगी, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा या जो भी सेलिंग अमाउंट होगा, जिस भी वैल्यू पर बॉन्ड्स आरबीआई खरीद रही है वो पैसा उनको देगी इन्वेस्टर को, जिससे कि मार्केट में, इकोनॉमी में मनी और इन्फ्यूज़ होगा। मनी इन्फ्यूज़ होगा तो उससे क्या होगा? मनी इन्फ्यूज़ होगा तो जैसे ही पब्लिक के हाथ में मनी आएगा डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल गेट द इंसेंटिव इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर, और इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगी। हालांकि मनी इन्फ्यूजन ऑन द अदर एंड में इंक्रीज द इन्फ्लेशन एज वेल, इन्फ्लेशन को और भी बढ़ा सकते हैं। बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो रिसेंट इन्फ्लेशन आया है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से ये इन्फ्लेशन आया था, लिक्विडिटी की वजह से इन्फ्लेशन नहीं आया था। अगर आपने मेरी न्यूज़ फॉलो करी है कुछ टाइम से तो आपने एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपने सुना होगा, जिसमें इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि अगर आरबीआई एक्स्ट्रा मनी इन्फ्यूज़ करती है तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू बी इन्फ्लेशनरी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट का अलग अलग पॉइंट था। हालांकि आरबीआई ने थोड़ा सा रिस्की अप्रोच अडॉप्ट किया है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर और द फिस्कल ईयर दैट द सेंट्रल बैंक हैज एक्चुअली अनाउंस्ड एन outright open market operation purchase. And I hope and I suppose that you all know what is open market operation. Open market operations basically आरबीआई का एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें आरबीआई या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, बॉन्ड्स को खरीदती है या बेचती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर खरीदती है तो आरबीआई का ये मीन्स होता है कि वो मार्केट में मनी इन्फ्यूज़ कर रही है, अगर बेच रही है तो इसका मतलब है आरबीआई मार्केट से मनी सोक्ड करना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेस लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, तो उस केस में आरबीआई सेकेंडरी मार्केट से जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, उनको बेचती है। बेचती है तो क्या होता है? पब्लिक से पैसा लेती है और उनको बॉन्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में एक कागज़ दे देती है, जो कि इसकी एक मैच्योरिटी अमाउंट होती है, जो कि फ्यूचर में पेएबल होती है। तो करंट फॉर्म में क्या होता है? उसने मार्केट से मनी सोक कर लिया। अगर ज़्यादा लिक्विडिटी है तो उस केस में आरबीआई बॉन्ड के सेलिंग में जाती है, बॉन्ड को सेल करती है जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होती है, एक्सेस मनी होता है, और आरबीआई चाहती है कि वो एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ले, तो उस केस में सेल पे जाती है। अभी कहाँ जा रही है आरबीआई? अभी फिलहाल आरबीआई परचेस करने जा रही है बॉन्ड्स को, क्योंकि आरबीआई का पर्पस है कि मार्केट में लिक्विडिटी और ज़्यादा इन्फ्यूज़ करी जाए, जिससे कि डिमांड स्पर करे, डिमांड बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो ये selling and purchasing of bonds and government securities at one hand is called as open market operation. और यही एक्टिविटीज जब आरबीआई साइमल्टेनियसली करती है तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ऑपरेशन ट्विस्ट। दोनों में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है। जब बाइंग एंड सेलिंग एक साथ आरबीआई करती है तो उसको ऑपरेशन ट्विस्ट, और जब सेपरेटली करती है, या तो बाई कर रही है या सेल कर rही है, तो दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन. So in OMO, the RBI buys or sell bond from secondary market. The RBI had last done an outright OMO purchase operation on March 26 worth rupees 15,000 crore, as we have already discussed. So in order to manage the liquidity, now after 26th of March, RBI is going for a special buying and selling of under
OMO and the market expect more such outright OMO in the upcoming days. एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं RBI हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इस तरह के और ओपन मार्केट ऑपरेशंस लाएं in order to manage the liquidity into the market so that economic growth can be boost. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. WTO वर्ल्ड ट्रेड इन कमर्शियल सर्विसेज शोज साइन ऑफ रेजिलियंस. Despite losing momentum, global trade in commercial services is showing sign of resilience and had fared better than mercantile trade as per the WTO. तो इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझने ज़रूरी हैं. यहाँ पर दो इंडिकेटर्स हैं जिसको रिसेंटली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है. एंड आई होप दैट यू ऑल नो व्हाट इज़ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ World Trade Organization and what is the mandate of World Trade Organization, what it's supposed to perform. ठीक है, तो अभी के लिए न्यूज़ पे वापस आते हैं. अब देखते हैं एक्चुअली है क्या न्यूज़. WTO ने रिसेंटली कुछ इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड. तो वर्ल्ड ट्रेड किस तरह से चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड कम हो रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसकी रियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए WTO ने रिसेंटली दो इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं. कौन कौन से इंडिकेटर्स? द गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, एक इंडिकेटर है द गुड्स ट्रेड बैरोमीटर और दूसरा इंडिकेटर है द सर्विस ट्रेड बैरोमीटर. तो आप इसको थोड़ा सा नाम से ध्यान कर ले. हो सकता है किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ सर्विस ट्रेड बैरोमीटर. अभी आपने रिसेंटली सुना है, किसके कंटेक्स्ट में सुना है, किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है. तो इट इज़ डेवलप्ड बाई और इट इज़ प्रपोज बाई WTO. होता क्या है बेसिकली, द गुड ट्रेड बैरोमीटर इज फॉर्मली द WTO आउटलुक इंडिकेटर है. पहले इसको WTO आउटलुक इंडिकेटर के फॉर्म में हम लोग जानते थे. इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर दैट सिग्नल्स द चेंजेस इन वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ 2 or 3 months ahead of the mercantile trade volume statistics. तो गुड ट्रेड बैरोमीटर से जो मर्केंटाइज जो ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड में उसके 2 और 3 महीने पहले ही उसकी ग्रोथ को प्रेडिक्ट करके उसके वॉल्यूम को प्रेडिक्ट किया था कि आगे आने वाले अपकमिंग 2 और 3 मंथ्स में मर्केंटाइल ट्रेड का वॉल्यूम कितना होगा. तो बैरोमीटर इज बेसिकली द इंडिकेटर. और तो गुड ट्रेड बैरोमीटर जो मर्केंटाइज विजिबल ट्रेड है उसके वॉल्यूम को प्रेडिक्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दे कैन डिवाइज देयर पॉलिसीज, दे कैन डिवाइज देयर मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम और पॉलिसीज. यही सेम फॉर्म सर्विस ट्रेड बैरोमीटर में होता है. द सर्विस ट्रेड बैरोमीटर इज अ को-इंसिडेंट इंडिकेटर दैट इलस्ट्रेट द करंट स्टेट ऑफ सर्विसेज ट्रेड स्लाइटली अहेड ऑफ द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आए उससे पहले ही गुड्स ट्रेड बैरोमीटर और सर्विस ट्रेड बैरोमीटर जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, रियल टाइम सिचुएशन चल रही होती है फॉर वर्ल्ड ट्रेड में किस में ग्रोथ हो रही है, सर्विस ट्रेड कितना फॉल कर रहा है, सर्विस ट्रेड कितना ग्रो कर रहा है. इन सब का जनरली जो डेटा होता है वो 2-3 महीने बाद आता है. बट इस बैरोमीटर से जो इंटरनेशनल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं दे कैन गेट द रियल टाइम इंफॉर्मेशन. जैसे यहाँ मैंने आपको पहले बताया रियल टाइम की इमीडिएटली क्या सिनेरियो चल रहा है, व्हाट इज द ट्रेड स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ मर्केंटाइज और इन टर्म्स ऑफ सर्विस. तो जो गुड ट्रेड बैरोमीटर है दैट इंडिकेट्स द मर्केंटाइल ट्रेड वॉल्यूम. जो सर्विस ट्रेड बैरोमीटर है दैट इंडिकेट्स द service trade volume, and both barometers are intended to complement the conventional trade statistics and forecast. तो ये दो बैरोमीटर्स हैं जो बेसिकली अभी जल्दी ही WTO ने डेवलप किए हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द इंटरनेशनल प्लेयर. आप देख लेते हैं एक्चुअली न्यूज़ क्या है. न्यूज़ ये है एज पर दीज टू इंडिकेटर्स WTO ने ये कहा है कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में जितना अफेक्ट मर्केंटाइज या ट्रेड विजिबल ट्रेड हुआ है उसके कंपैरिजन में सर्विस ट्रेड में या कॉमर्शियल सर्विसेज में कम अफेक्ट देखने को मिल रहा है. इट इज़ मोर रेजिलियंस और इट इज़ शोइंग द साइन ऑफ मोर रेजिलियंस in comparison to mercantile trade as per the WTO barometer statistics. While service trade fell 4.3% in June quarter of calendar 2020, the decline was smaller than the WTO had feared.
ऑल्दो चाहे वो सर्विस हो चाहे वो मर्केंटाइज हो, दोनों में ही फॉल देखने को मिल रहा है, बट मर्केंटाइज या गुड्स के कंपैरिजन में सर्विस के ट्रेड में, कमर्शियल सर्विसेज के ट्रेड में फॉल कम देखने को मिल रहा है। इवन जो WTO जो नंबर प्रेडिक्ट किया था उस नंबर की भाई सर्विस में इतना फॉल आएगा बिकॉज ऑफ द कोविड-19, मर्केंटाइल में इतना फॉल आएगा, इन मर्केंटाइल ट्रेड में इतना फॉल आएगा बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड इकोनॉमिक लॉकडाउन सिचुएशन। तो मर्केंटाइज का फोकस तो अप्रॉक्सीमेटली WTO एक्यूरेट करके ले गया था, बट जो सर्विस के लिए जो फोकस दिया था, सर्विस ट्रेड का जो फॉल प्रोडक्ट किया था WTO ने, उस फॉल के कंपैरिजन में एक्चुअल जो सर्विस ट्रेड में फॉल हुआ दैट वाज 4.3% इन द जून क्वार्टर एंड दैट वाज फॉर लोअर देन द WTO प्रेडिक्शन। सो द ग्लोबल बॉडी सर्विस ट्रेड बैरोमीटर, जिसको STB भी बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली WTO ने डेवलप करी है, सर्विस ट्रेड बैरोमीटर, शोड अ रीडिंग ऑफ 95.6% ऑन थर्सडे। तो जो STB है, सर्विस ट्रेड बैरोमीटर है, उसकी रीडिंग आई है 9.6%। अब ये रीडिंग क्या है, वो जो दो बैरोमीटर्स बनाए हैं WTO ने, सर्विस ट्रेड बैरोमीटर और गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, उसमें बेसिकली 100 पॉइंट्स एक मिडल पॉइंट रख दिया गया है, एंड द रीडिंग ऑफ 100 पॉइंट इंडिकेट इन लाइन विद द मीडियम टर्म ट्रेंड, वाइल रीडिंग ग्रेटर देन एंड बिलो देन 100 इंडिकेट अबव ट्रेंड एंड बिलो ट्रेंड ग्रोथ। 100 को मीडियम या आप बोल सकते हैं मीडियन मान लिया गया है। मीडियन जो स्टैटिस्टिक्स जानते हैं स्टूडेंट, मीन मोड मीडियन, तो मीडियन मान लिया गया है। अगर 100 से ऊपर के पॉइंट आ रहे हैं बैरोमीटर में तो दैट इज इंडिकेटिंग द हायर ग्रोथ, 100 से नीचे है तो दैट इज इंडिकेटिंग द बिलो ट्रेंड ग्रोथ। बैरोमीटर मैंने बताया ना, तो बैरोमीटर दो है यहाँ पर, इसमें 100 जो है ये गुड्स ट्रेड बैरोमीटर और सर्विस ट्रेड बैरोमीटर, 100 इज द मिडल पॉइंट। 100 से ज़्यादा अगर बैरोमीटर इंडिकेट कर रहा है तो दिस इज द गुड इंडिकेशन, 100 से बिलो इंडिकेट कर रहा है, 100 से बिलो नंबर है तो दैट इज अ बैड इंडिकेशन। और जितना अबव है, जितना बिलो है, जितना हायर है, जितना लोअर है, दैट इज द इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा है, 100 से जितना ज़्यादा है, इट मीन्स जो ग्रोथ है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, यानी चाहे वो सर्विस चाहे गुड में, उसमें ज़्यादा अच्छी रहेगी। जितना 100 से नीचे है तो वो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेड उस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो गुड और सर्विसेज में, उतना फॉल करेगी। तो 100 इज द मिडल पॉइंट। तो 100 से ऊपर इज गुड, 100 से नीचे इज बैड। इसको ऐसे आप समझ लीजिए। एज पर द रीसेंट सर्विस ट्रेड बैरोमीटर, जो सर्विस का जो बैरोमीटर आया है उसका जो नंबर आया दैट इज 95.6%, दैट इज, और ये जो 95.6% है दैट इज क्वाइट गुड इन कंपैरिजन टू द गुड ट्रेड बैरोमीटर। जो गुड्स का ट्रेड बैरोमीटर उसके कंपैरिजन में ये 95.6% इज द गुड इंडिकेटर, एंड दिस इंडिकेटिंग द क्वाइट although sub level below level growth, but it is a quite resilient growth in comparison to the manufacturing. The barometer launched exactly a year back is a part of WTO efforts to develop the new insight into service trade and is released twice annually. तो जो barometer का जो डेटा है ये साल में 2 बार रिलीज किया जाता है। सर्विस ट्रेड बैरोमीटर सर्विसेज के ट्रेड को मेजर करता है, फोकास्ट करता है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर मर्केंटाइज के ट्रेड्स को मेजर करता है, फोकास्ट करता है। 100 इज द मीडियन, 100 से ऊपर है तो दैट इज अबव द ट्रेंड ग्रोथ, 100 से नीचे है तो बिलो द ट्रेंड ग्रोथ। और इस बार की न्यूज़ में WTO ने ये कहा है कि सर्विसेज आर परफॉर्मिंग बेटर देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड शोइंग more signs of resilience than the mercantile trades in the global trade. Apart from this STB and GTB, the outlook has also said that turnaround has been initiated. Companies have to now restructure their policies, and a major drop in the passenger air travel has now been stabilized, and the global economy can soon expect for recovery or the fastest recovery. अब देख लेते हैं some other news clips. PEVC inflows from China fall 66%. So private equity and venture capital investment from China have dropped nearly 66% because of the anti-China sentiments into इंडिया। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया ने चाइना से आने वाले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को बैन कर रखा है। रिसेंटली FDI के नॉर्म्स में चेंज किया गया था। अगर आपको याद हो, जो जितने भी बॉर्डरिंग नेशन है उनसे जितना भी FDI आ रहा है वो सारा FDI अब गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू आएगा और गवर्नमेंट उसको स्क्रूटनाइज करेगी, रियल ओनर को आइडेंटिफाई करेगी कि कौन रियल ओनर है एंड व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। तो इन सब के बाद ही अप्रूवल मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एंटी चाइना सेंटिमेंट्स, चेंज इन FDI रूल, चेंज इन इन्वेस्टमेंट रूल, PEVC inflow from China has fallen to 66%.
and this fall is still continue, and there was also a concomitant fall in terms of the डील जो है उनके नंबर्स में भी फॉल देखने को मिला है। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट फॉल करे, डील तो फॉल करेंगी। अ मेजर चेंज वाज वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिफाइंड एज इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज दैट आर लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड। तो वेंचर कैपिटल बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होते हैं या वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर चाइना के इन्वेस्टमेंट पर बैन लगता है तो इंडिया में जो स्टार्टअप्स को जो फंडिंग मिलती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की क्रंच की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि चाइना वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर दोज एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू इंडियाज स्टार्टअप्स। चाइना से जो इन्वेस्टमेंट मेजरली आता है, अगर आप ध्यान से देखें उसका दैट इज़ लिटिल स्क्यू टूवर्ड्स द स्टार्टअप्स या रिस्की वेंचर में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जैसा कि और हमने करंटली देखा बैन हुआ और वो स्टार्टअप जो चाइना का फंड है वो 66% तक फॉल कर गया। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली इट मे हैव द इम्पैक्ट ऑन इंडियाज स्टार्टअप सिनेरियो। तो बेसिकली जो हमारी फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, फूड डिलीवरीज़ हैं, ई कॉमर्स कंपनीज के जो स्टार्टअप्स हैं उनको अब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी फ़िलहाल के लिए तो कहीं से नहीं दिख रहा कि चाइना से हमारी टेंशन ईज़ होने वाली है। तो क्लियर इंडिकेटर है प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फॉल कर रहा है। तो अब कैसे इंडियन गवर्नमेंट जो स्टार्टअप्स हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट, बैंक्स, फूड डिलीवरी एंड ई कॉमर्स, जहाँ पर एक्चुअली चाइनीज़ फर्म्स का इन्वेस्टमेंट होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो जितने भी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इनटू एनबीएफसीज, फाइनेंशियल कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स, फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स फर्म्स, इन सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है चाइनीज़ फर्म्स का। तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे इंक्यूबेट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ क्वाइट बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और स्टार्टअप्स को अगर किसी भी कंट्री के लिए स्टार्टअप्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पिलर इफ एनी गवर्नमेंट और एनी इकोनॉमीज वांट टू स्टेबलाइज और वांट्स टू ग्रो। तो स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, इट्स अ क्वाइट चैलेंजिंग नाउ, क्योंकि बहुत मेजर पार्ट प्ले करते थे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टअप इंक्यूबेशन इन इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, मास प्रोडक्शन ऑफ स्पुटनिक वी लाइकली टू टेक सेवरल मंथ्स। So Dr. Reddy Laboratories is preparing for clinical trials of Sputnik V in India, even though major manufacturers here did not show any interest or much interest into making of this वैक्सीन। तो इंडिया में हालांकि डॉक्टर रेड्डीज के साथ जॉइंट वेंचर हो गया, तो डॉक्टर रेड्डीज इज गोइंग फॉर ट्रायल, बट इट विल टेक सेवरल मंथ्स इन इंडिया for actual or mass production of Sputnik V for against COVID-19. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, इन आउटराइट OMO RBI टू बाई 10,000 करोड़ ऑफ बॉन्ड्स। इसमें आप OMO को, ऑपरेशन ट्विस्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे इज स्पर्न। स्पर्न मीन्स तिरस्कार, डिस्डेन, रिप्रोच, स्कॉर्न, स्पर्न, मॉक एंड disparagement. All these are the synonyms of spurn. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate and on Facebook. That's all for today, students. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.